गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑल ऑफ यू। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वड़क्कम, जोहार, जय झारखंड, जय भारत। आप सबों का हार्दिक स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में, जहां आप लोगों को लगातार ज्ञानवर्धन किया जा रहा है। और इस टॉपिक में हम लोग आज जानेंगे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इज गोइंग ऑन। चलिए आज हम मौद्रिक नीति समिति के बारे में चर्चा करेंगे और इससे जुड़े बहुत जो छोटे छोटे पहलू हैं उन पर भी नज़र दौड़ाएंगे। तो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम। आई थिंक यू नो अबाउट दैट। आप जैसा कि आप जानते हैं कि मौद्रिक नीति जो समिति है, आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत स्थापित एक सांविधिक निकाय है। ओके, दिस इज स्टैट्यूटरी बॉडी बिकॉज ये भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के एक्ट के संशोधन के माध्यम से बनाया गया है। यह आर्थिक विकास के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए मुद्रास्फीति या मुद्रा जो इन्फ्लेशन होता है उसको कंट्रोल करने की कोशिश करती है। संरचना क्या है? देखिए, मौद्रिक नीति समिति का संरचना के बारे में जानिए। मौद्रिक नीति समिति भारत सरकार द्वारा गठित एक ऐसी समिति है जिसका गठन ब्याज दर को निर्धारण को अधिक उपयोगी और पारदर्शी बनाने के लिए इसको 2016 में गठित किया गया था। मौद्रिक नीति समिति का गठन 2016 में किया गया था। इसके अध्यक्ष आरबीआई के गवर्नर इसके पदेनाध्यक्ष होते हैं। इसके अलावा भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार मौद्रिक नीति समिति में 6 सदस्यों में 3 सदस्य आरबीआई के से होते हैं और 3 अन्य सदस्य जो होते हैं वो जिसकी नियुक्ति केंद्र सरकार के द्वारा या केंद्र बैंक के द्वारा किया जाता है। निर्णय की बात करें तो इस समिति में निर्णय बहुमत के आधार पर लिया जाता है और समान मत अगर बराबर मत हो जाए तो उसमें कास्टिंग वोट या फिर कहे तो निर्णायक मत जो होता है आरबीआई के गवर्नर दे सकते हैं। कार्य प्रणाली की बात करें तो ये वास्तव में काम करता है। महंगाई दर 4% को प्राप्त करने के लिए रेपो रेट का निर्धारण करने का कार्य करती है। अब हम लोग बात करेंगे बैंक के मौद्रिक नीति के संबंध में कुछ छोटी बातें। देखिए, मौद्रिक नीति में कुछ छोटी बातें जैसे कि रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, एमएसएफ, उसके बाद ओपन मार्केट ऑपरेशन, ये सब क्या है। सबसे पहले रेपो रेट। देखो, रेपो रेट वास्तव में एक ऐसा दर होता है जिस पर बैंक, जितने भी बैंक होते हैं वो भारतीय रिजर्व बैंक के पास ऋण लेने के लिए जाती है। रेपो दर में उतार चढ़ाव आरबीआई के द्वारा किया जाता है। वास्तव में रेपो दर में कटौती आरबीआई बैंकों को यह संदेश देती है कि आप आम लोगों को और आम व्यवसायियों को या कंपनियों को आसानी से सस्ते लोन प्रोवाइड कीजिए। रिवर्स रेपो रेट में इसका जस्ट अपोजिट होता है, इसके ठीक विपरीत होता है, अर्थात बैंक अपनी कुछ धनराशि को रिजर्व बैंक के पास जमा कर देती है और रिजर्व बैंक उस पर उन्हें ब्याज दे देता है। ध्यान रहे कि रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट एक दूसरे से रिलेटेड है। रिवर्स रेपो रेट हमेशा जो होता है वो क्या होता है, कम होता है रेपो रेट से। ओके, अगला इसी से जुड़ा हुआ है कि तरलता समायोजन सुविधा यानी मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। देखिए, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी जो है वो भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति के तहत प्रयोग किए जाने वाला एक उपकरण है। मौद्रिक नीति के तहत इस प्रयोग किए जाने वाला एक टूल्स है जो बैंकों को पुनर्खरीद समझौता, रेपो एग्रीमेंट के माध्यम से ऋण इकट्ठा करने, ऋण प्राप्त करने या रिवर्स रेपो एग्रीमेंट के तहत आरबीआई को ऋण देने के लिए योग्य बनाता है। शॉर्ट में कहें तो LAF यानी लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी के तहत बैंक रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट का इस्तेमाल करती है। इसी के जुड़ा हुआ है एक बैंक रेट। देखिए, बैंक रेट क्या होता है? बैंक रेट जिस सामान्य ब्याज दर पर रिजर्व बैंक द्वारा अन्य बैंकों को पैसा उधार दिया जाता है, मतलब एक तरह से वह सामान्य दर है जिस पर अन्य बैंकों को रिजर्व बैंक ऋण देती है। ठीक है, उसे बैंक दर कहते हैं। इसके द्वारा रिजर्व बैंक जो होता है वास्तव में साख का नियंत्रण करता है। इसको कहते हैं क्रेडिट कंट्रोल। अगला टॉपिक है सीमांत सुविधा या सीमांत अस्थायी सुविधा, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, MSF। सीमांत अस्थायी सुविधा के तहत बैंक अंतर बैंक तरलता यानी इंटर बैंक लिक्विडिटी की कमी को पूरा करने के लिए आपातकालीन स्थिति में, मतलब एक बैंक में पैसे की कमी हो गई तो दूसरे बैंक के माध्यम से आसानी से आप आपातकालीन स्थिति में भारतीय रिजर्व बैंक से आप उधार ले सकते हैं। बैंक इंटर बैंक उधार के तहत एक निर्दिष्ट अवधि के लिए ही एक दूसरे को धन उधार देते हैं। ओके, आई थिंक यू आर गेटिंग द पॉइंट। अब अगला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे केस रिजर्व रेशियो, CRR। प्रत्येक बैंक को अपने कुल जमा राशि का
एक निश्चित अनुपात अपने पास नकद के रूप में नहीं रखना पड़ता, बल्कि रिजर्व बैंक के पास एक निश्चित जमा राशि को प्रत्येक बैंकों को कैश के रूप में वहां पर रखना पड़ता है। इसलिए हम नगद आरक्षित अनुपात कहते हैं, या ऐसा इसलिए किया जाता है जिससे किसी भी समय किसी भी बैंक में बहुत बड़ी तादाद में अगर जमाकर्ताओं को यदि रकम निकालने की जरूरत महसूस हो तो बैंक को पैसा चुकाने में कोई दिक्कत ना हो। इसके जस्ट अपोजिट होता है SLR मतलब स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। इसके माध्यम से बैंक अपने कुल जमा राशि का 18% अपने पास ही जमा रखती है। इसके माध्यम से बैंकों को क्या करना पड़ता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के रूप में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीद ले सकती है। इसके अलावा धन के रूप में, सोना के रूप में, नगद के रूप में अपने पास 18% राशि रख सकती है। ओके, तो मेरे ख्याल से ओवरऑल एक और कंसेप्ट है ओपन मार्केट ऑपरेशन। देखिए ओपन मार्केट ऑपरेशन में क्या होता है, RBI जो होती है वो तरलता को समायोजित करने के लिए गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का लेन देन करती है। अर्थात अगर तरलता को सोखना हो तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को वो क्या करती है, सोखना करनी तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को बेचती है और पैसे बाजार से उठा लेती है। इसके विपरीत जब तरलता को बढ़ाना होता है तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को खरीद लेती है और तरलता को बढ़ा देती है। शॉर्ट में कहे तो ओपन मार्केट ऑपरेशन के तहत RBI गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की खरीद और बिक्री या तो बिक्री करती है। इसी के साथ जुड़ा हुआ एक और कंसेप्ट है ऑपरेशन ट्विस्ट। ऑपरेशन ट्विस्ट मतलब एक प्रकार का एबनॉर्मल ओपन मार्केट ऑपरेशन है। इसमें RBI क्या करती है, शॉर्ट टर्म लेंडिंग और लॉन्ग टर्म खरीदारी करती है। मतलब क्या कहें कि RBI जो होती है इसमें एक साथ खरीद और बिक्री दोनों होता है और बराबर राशि का होता है। ठीक है, इसको ऑपरेशन ट्विस्ट के रूप में नया संदर्भ आया है, इस कोविड-19 के दरमियान ही आया था ऑपरेशन ट्विस्ट। इसी से बैंक से जुड़ा एक और टर्म है क्वांटिटेटिव ईजिंग। ये अमेरिका में इस्तेमाल होता है। क्वांटिटेटिव ईजिंग इसका मतलब होता है ब्याज दर जो होता है वो नेगेटिव, अर्थात मतलब 0 से भी नीचे होता है। अर्थात जब आप बैंकों के पास पैसा जमा रखिएगा तो आपको इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं मिलेगा, बल्कि आपको जमा रखने के लिए आपको जुर्माना देना पड़ जाएगा। तो इसको कहते हैं क्वांटिटेटिव ईजिंग। ठीक है, ताकि आप अधिक से अधिक अपने पास पैसा रखें, अधिक से अधिक खर्च करें, ना कि सेव करें। सेव को रोकने के लिए, सेविंग को बचा मतलब एक तरह से दूर करने के लिए कि लोग सेविंग ना करें बल्कि खर्च करें, इसके लिए क्वांटिटेटिव ईजिंग का प्रयोग किया जाता है। इसके जस्ट अपोजिट होता है क्वांटिटेटिव टाइटनिंग। ठीक है, इसमें पैसा को सोख लिया जाता है। आई थिंक यू आर गेटिंग द पॉइंट। ये सब जो टर्म्स है ये आपको बैंकिंग के सेक्टर में और यहाँ तक कि UPSC में भी प्रश्न पूछे जाते हैं इस तरह के। इससे MSF, मार्जिन स्टैंडिंग फैसिलिटी, SLR, CRR, ठीक है, ओपन मार्केट ऑपरेशन, ऑपरेशन ट्विस्ट, everything is clear. I cleared it in this video. Watch this video 2 or 3 times. Definitely you will be benefit about it. Thanks a lot for watching this video.